नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने कोरोना वायरस के संकट के बीच मीडिया की भूमिका पर उठाए हैं कई सवाल। खबर आगे विस्तार से जानेंगे, तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताएंगे। यूएन की रिपोर्ट में बड़ा दावा, कोरोना से 10 साल पीछे जाएगा भारत। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे भारत सरकार के किस फैसले से खुश हुए हैं राहुल गांधी। कहा मेरी बात मानने के लिए शुक्रिया। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप लोगों को दोस्तों आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से खुल करके विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने कोरोना वायरस के संकट के बीच मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के इस बेहद कठिन समय में भी मीडिया का एक वर्ग पूरी ताकत के साथ यह कह रहा है कि संक्रमण फैलाने के लिए पूरी तरह तबलीगी जमात जिम्मेदार है। मीडिया की इसी वर्ग ने मुस्लिमों को आतंकी और राष्ट्र विरोधी नागरिक भी बताया है। इसके बाद देश भर में मुसलमानों पर हमले और उनसे भेदभाव की खबरें भी लगातार सामने आई हैं। काटजू के इस बयान को सीधे तौर पर मीडिया पर हमला कहा जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू के इस बयान के बाद कई लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एक यूजर ने कहा है कि मीडिया का एक वर्ग नहीं बल्कि 90% मीडिया यही काम कर रहा है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि सर जानते तो सब हैं, लेकिन इन पर लगाम कौन और कैसे लगाएगा, ये पूरी तरह से बिक चुके हैं और अखबार तक बिक गया है। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिक गया है तो मतलब साफ है कि देश खतरे में है। ये यहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू के इस बयान पर। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने लिया है मीडिया को यहां पर निशाने पर। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोग काटजू की इन तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। भारत सरकार के इस फैसले से खुश हुए राहुल गांधी। कहा मेरी बात मानने के लिए शुक्रिया। जी हां दोस्तों, क्या है पूरा मामला आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार का शुक्रिया अदा किया है। राहुल गांधी ने यह शुक्रिया 12 अप्रैल को किए गए अपने उस ट्वीट के जवाब में किया है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वो विदेशी कंपनियों को किसी भारतीय कॉरपोरेट का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं दें। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लेते हुए एफडीआई नियमों में बदलाव किया और कुछ निश्चित मामलों में सरकार की इजाजत लेना अनिवार्य किया। ये यहां पर राहुल गांधी ने कहा है। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें। 12 अप्रैल को राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक मंदी ने कई भारतीय कॉरपोरेट को कमजोर कर दिया है। उन्होंने सरकार से राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में किसी विदेशी कंपनी द्वारा देश के किसी कॉरपोरेट का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले पाने को सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया था। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोटा से छात्रों को लाने के फैसले का मायावती और अखिलेश यादव ने किया स्वागत। कहा गरीबों को भी लेकर आए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटा में फंसे 7,500 छात्रों को लाने के लिए लगभग 250 बसें भेजी थीं। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और सपा और बसपा ने कहा है कि छात्रों को वापस लाना अच्छी बात है, लेकिन गरीबों के साथ भी ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया गया? गरीब मजदूरों को वापस लाया जाए। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनको इनके घर तक पहुंचाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की है। अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने योगी सरकार पर गरीबों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 छात्र छात्राओं को लॉकडाउन से निकालने व उन्हें सुरक्षित घरों में भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफी बसें कोटा राजस्थान भेजी हैं।
यह स्वागत योग्य कदम है। बीएसपी इसकी सराहना भी करती है, लेकिन सरकार से यह भी आग्रह है कि वह ऐसी चिंता यहां के उन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी जरूर दिखाए जिन्हें अभी तक भी उनके घर से दूर नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार से कहा है कि गरीबों को भी दूसरे राज्यों से वापस लाया जाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना का स्वागत है, लेकिन ये सवाल भी है कि अन्य राज्यों में भुखमरी के शिकार हो रहे अति निम्न आय वर्ग के गरीबों को वापस लाने की क्या योजना है, और यह भी कि प्रदेश के तथाकथित नोडल अधिकारियों के मोबाइल मूक मौन क्यों हैं। ये यहां पर तमाम बातें कही हैं अखिलेश यादव ने। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और गरीबों के साथ भेदभाव करने का लगाया है आरोप। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूएन की रिपोर्ट, कोरोना से 10 साल पीछे जाएगा भारत, करोड़ों लोग होंगे गरीब। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और अधिकांश देशों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से विश्व के साथ साथ ही भारत पर भी भयंकर आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में यूएन की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे देश की परेशानी और भी बढ़ सकती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का बुरा प्रभाव पड़ना तय है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से करीब 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों का पूरी तरह से रुक जाना बताया गया है। यूएन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन हुआ है उस पर हाल ही में एक विश्लेषण किया है। इसी आधार पर आशंका जताई गई है कि भारत में 104 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा से अधिक लोग विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, जिसका सीधा अर्थ हुआ है कि वो बेहद गरीबी में जीने को मजबूर होंगे। यूएन के मुताबिक अभी जो लोग रोज 245 रुपए से कम कमाते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। आप लोगों को दोस्तों आगे बता दें, भारत में करीब 60% आबादी यानी कि 81 करोड़ 12 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या 90 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूएन की रिपोर्ट में किया गया है बड़ा दावा, कोरोना से 10 साल पीछे चला जाएगा भारत, करोड़ों लोग होंगे गरीब। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार हर संभव इंतजाम करने में जुटी हुई है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 बड़े फैसले सामने निकल के आए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इससे पहले हमने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को कुछ अनहोनी होने पर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अब दिल्ली के पुलिसकर्मी, फायरमैन, सिविल डिफेंस जैसे कई लोग कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सावधानियां तो बरती जा रही हैं, लेकिन अगर कोरोना के कारण उनकी जान चली जाती है तो हम उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि देंगे। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बता दें, दिल्ली में अब पब्लिक प्लेस में थूकने पर लगेगा 1000 रुपए का फाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के मद्देनजर देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन 3 मई तक लगा हुआ है। ऐसे में नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं। सरकार ने सड़कों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। अगर राजधानी दिल्ली में अब सड़कों पर थूकते हुए पाए गए तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिया है और कहा है कि अब दिल्ली में खुले में थूकने पर 1000 रुपए तक का फाइन लगेगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मजदूरों की मदद को आगे आई उड़ीसा सरकार, जारी किया 100 करोड़ का फंड। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मजदूर और गरीब ही प्रभावित हुए हैं। आने वाले कितने दिनों तक लॉकडाउन चलेगा और कब उन्हें दोबारा रोजगार मिलेगा, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं अब उनके सामने अपने परिवार के पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया है।
गरीब मजदूरों को राहत देने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 100 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इससे जुड़ी योजनाओं का काम शुरू हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक मिशन शक्ति के सदस्यों की मदद से अप्रैल से लेकर सितंबर तक यह योजना कार्यान्वित की जाएगी। वहीं मजदूरों को बैंक के खाते के जरिए सीधा भुगतान किया जाएगा। शहरी मजदूरी रोजगार पहल नाम से शुरू इस योजना के अंतर्गत मजदूरों और निकायों में आने वाले गरीबों को शामिल किया गया है। उड़ीसा सरकार के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों को आजीविका प्रदान करने के लिए श्रम कार्य करवाए जाएंगे। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू उड़ानों की बुकिंग शुरू की। 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय रूटों के लिए टिकट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू उड़ानों की और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने बताया है कि दूसरे चरण का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 4 मई से वह चुनिंदा रूटों पर घरेलू उड़ानों का परिचालन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर 1 जून से उड़ानें शुरू की जाएंगी। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके अभी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।